गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवई कर्ट्स कॉलेज से मैं शाहीन बानो। मैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में लेसन सेकंड आज पढ़ाऊंगी, भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों ने पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था और राष्ट्रवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्र को प्राथमिकता दी जाती है, राष्ट्र की उन्नति का ध्यान रखा जाता है और राष्ट्र की परंपराओं और गौरव का सम्मान किया जाता है। तो अब इस लेसन में हम आपको भारत में राष्ट्रवाद में बच्चों 1920 से आगे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों मैंने इसमें सारे पॉइंट्स बनाए हैं, ये आपकी बुक के ही पॉइंट्स हैं। आज आपको मैं पार्ट 1 पढ़ाऊंगी, तो पार्ट 1 में जहाँ तक मैं पढ़ाऊंगी उसके मैंने ये पॉइंट्स बना लिए हैं। अब हम सिस्टमेटिक एक एक पॉइंट्स को सीखते जाएंगे। तो बच्चों जब 1920 से आगे जब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे तो हम आपको बताते हैं कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। और 14 से के बाद से ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से 1919 से पूरे विश्व जो है और पूरा भारत हमारा एक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाता, जबरन मतलब उनको कहा जाता था कि आपको सैनिक बनना ही है। 1918 से 1919 तक, 1920 से 1921 तक देश में बहुत से हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, खाने की चीज़ों का अभाव हो गया था। उसी समय बच्चों एक फ्लू, एक महामारी फैली थी। जैसे अभी हम एक भयानक आपदा, एक महामारी कोरोना वायरस की, इस कोविड-19 महामारी का हम सामना कर रहे हैं, तो हम आपको बताएं कि 1920 से 1921 में एक बीमारी, महामारी वहाँ फैली थी, उसका नाम था फ्लू। 1921 की जनगणना के अनुसार ये पता लगाया गया कि ये कहा गया है कि 120 से 130 लाख लोग मर गए थे। बच्चों पूरे विश्व की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब थी और साथ में भारत की भी दशा ख़राब थी। उसी समय भारत में एक ऐसा नेता आया जिसने संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ संघर्ष का नया तरीका, यानी लड़ाई झगड़े से नहीं, अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह के अनुसार हम किस तरह से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो अब आ जाइए आप, ये पॉइंट्स हम देखते हैं। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे बच्चों, तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्ल भेदी सरकार से बहुत बड़ा उन्होंने एक लोहा लिया था। जैसा कि हम आपको बता दें, नस्ल भेदी का मतलब गोरे और काले का वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो जो भी लोग थे गोरे, वो जो भारतीय थे या महात्मा गांधी के साथ भी बहुत ख़राब सलूक किया जाता था, या जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ख़राब सलूक किया जाता था। तो गांधी जी ने वहाँ भी बहुत बड़ा लोहा लिया था। इस पद्धति को ही सत्याग्रह कहते हैं। अब है सत्याग्रह क्या है। अब सत्याग्रह का अर्थ हम आपको बताते हैं कि सत्याग्रह जो है सत्य की शक्ति पे एक आग्रह और सत्य की खोज पे इसमें जोर दिया जाए। इसका अर्थ है कि अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है और हमारा संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो हमें यातना दे रहा है, जो उत्पीड़क है, उससे मुकाबला करने के लिए हमें किसी शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही सफल हो सकता है। गांधी जी को ये यकीन था कि अहिंसा का यह धर्म भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध लेगा। इसीलिए जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने कई जगह सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण, बच्चों पहला है बिहार का चंपारण, इस पर गौर कीजिएगा। 1916 में बिहार के चंपारण ज़िले का दौरा किया और वहाँ पे जो लोग दमन करते थे उन बागान के खिलाफ किसानों के साथ मिलकर संघर्ष किया। 1917 में उन्होंने भी गुजरात के खेड़ा ज़िले में भी किसानों की बहुत ज़्यादा मदद की। अब हम देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919। ये रॉलेट एक्ट, अंग्रेज़ों ने कानून पारित किया था बच्चों, उसका नाम था रॉलेट एक्ट, और ये कब पारित किया? 1919 में। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। और ये जो है एक काउंसिल, इसका जो ये कानून है इसको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया था। और इसके अनुसार सुनिए बच्चों कि जो भी राजनीतिक कैदी होते थे जो भारत के, उन पर बगैर मुकदमा चलाए या उनको जेल में बंद कर दिया जाता
यानी किसी को भी बिना किसी कारण जेल में बंद कर दी। गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन चाहते थे। गांधी चाहते थे कि ये जो कानून है, जो बिल्कुल अन्याय है हम भारतीयों के साथ, इस कानूनों को हम के खिलाफ हम कैसे लड़ें, अहिंसात्मक ढंग से। विभिन्न शहरों में इसके लिए क्या हुआ, बहुत से रैली निकली, बहुत से जुलूस निकाले गए, बहुत सी दुकानें बंद हो गई, तो गांधी जी को दिल्ली प्रवेश पे रोक लगा दिया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि गांधी जी दिल्ली में नहीं आ सकते हैं। और उसी समय बच्चों 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर, पंजाब में अमृतसर में एक जुलूस जा रहा था शांतिपूर्ण, उस जुलूस पे गोली चला दी। अभी हम जालियांवाला बाग की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, देखिए मैंने इसमें आपको पॉइंट आउट कर दिया है 13 अप्रैल को हुआ था। अभी हम बात कर रहे हैं 10 अप्रैल को अमृतसर। 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, उस पर गोली चला दी और मार्शल लॉ लगा दिया गया। और जनरल डायर ने पूरी अपने हाथ में पूरी कमान संभाली। जनरल डायर, अब हम आपको बताते हैं कि जनरल डायर ने कैसा, कितना भयानक कांड किया था। जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था बच्चों। और उस दिन आपको हम बताते हैं, इस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको एग्ज़ाम में आएगा कि, तो हम आपको बताते हैं कि अमृतसर में सारे गांव वाले जो थे वो एक बैसाखी मेला वहाँ पे होता है, उसमें शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग एक है वहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो वहाँ पे उन लोग जो सरकार का जो कानून था उसका विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। और ये जो मैदान था वो चारों तरफ से बंद था और लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ है। और जनरल डायर ने अचानक वहाँ पे हथियारों के साथ, सैनिकों के साथ पहुँचा और जितने रास्ते थे उसने सारे रास्तों को बंद कर दिया। गौर कीजिएगा बच्चों, मैदान जो बाग था उसके चारों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया। सिपाहियों ने भीड़ पे अंधाधुंध गोली चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में जो है इसको कहा गया कि नहीं, ये तो मैं इन सत्याग्रहियों के लिए दहशत पैदा करने के लिए मैंने एक ऐसा काम किया, ये कहना था जनरल डायर का। तो जिस तरह से जब ये जनरल डायर के द्वारा किए गए आतंक की खबर जैसे पहुंची जालिया बाग की, पूरे भारत के लोग सड़कों पे आ गए बच्चों। पुलिस ने इमारतों पे हमला किया, पुलिस से मोर्चा लेने के लिए लोग जो है जगह जगह हड़ताल करने लगे। तो इतना सरकार ने, अंग्रेज़ों सरकार ने हम भारतीयों के साथ, जो उस वक्त के भारतीय थे उन लोगों को इतना अपमानित किया, इतना आतंकित किया कि सत्याग्रहियों को कहा कि ज़मीन पे नाक रगड़ना है, सड़क पे घिस घिस के चलना है। और बहुत कोड़े मारे गए और गांव में सबको बम बरसाया गया। तो इसलिए महात्मा गांधी ने बच्चों ये आंदोलन वापस ले लिया। तो अब हम देखते हैं कि भले ही रॉलेट एक्ट बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी ये शहरों तक ही सीमित था। अब हम आपको ये इम्पॉर्टेंट बात पे चलते हैं कि गांधी जी ने देखा कि ये सिर्फ पूरे भारत में हम ये आंदोलन किस तरह से ये करें, इसके लिए हमें हिंदू मुस्लिम को एक जगह लाना बहुत आवश्यक है। हिंदू मुस्लिम एक जगह नहीं आएंगे तो ये आंदोलन पूरे भारत में नहीं हो सकता। और इसी सिलसिले में हम बताते हैं, जब जैसा कि शुरू में आपने देखा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन, तो हम आपको इसलिए देखते हैं कि 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया बॉम्बे में बच्चों, एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। क्योंकि हम आपको यहाँ बता दें कि जब प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन जो था तुर्की की हार हो गई थी और पूरे विश्व का जो इस्लामिक विश्व का जो नेता होता है जिसे खलीफा कहते हैं, उस पे ये था कि उस ऑटोमन सम्राट पे बहुत ही सख्त एक संधि थोपी जाएगी। तो खलीफा जो विश्व के आध्यात्मिक नेता होते हैं बच्चों, उनके रक्षा के लिए एक जो कमेटी बनाया, इसमें महात्मा गांधी ने किसके साथ मिलके, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ मिलके एक कमेटी बनाई गई। और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को भी राज़ी कर लिया इस बात पे कि खिलाफत आंदोलन जो है उसके समर्थन में और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन करेंगे।
तो बच्चों आपको इस तरह से पहले तो हम लोगों ने पढ़ा जालियांवाला बाग हत्याकांड, इस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, इसके लिए डिटेल स्पष्ट करो। फिर खिलाफत आंदोलन पे भी आपको आ सकता है, तो आप ये डिटेल आप इसके बारे में लिखिएगा जो हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने कैसे किया। तो सारे लोगों को तैयार कर लिया कि हम इसका खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि असहयोग ही क्यों हुआ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आप अच्छी तरह इसको याद कर लीजिएगा। हिंद स्वराज 1909 में एक बुक आई थी जिसमें महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, और अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो ये ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो असहयोग के बिना आंदोलन कैसे हो सकता। गांधी जी का ये सुझाव था कि ये आंदोलन हमें सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए, इसके लिए बहुत ही प्लानिंग करने की ज़रूरत है, बहुत ही प्लान वे में हमें चलने की ज़रूरत है। तो गांधी जी ने लोगों से कहा कि सरकार द्वारा दी हुई पदवियों को लौटा दिया जाए, सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया जाए, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। बहिष्कार यानी बच्चों किसी भी चीज़ में भाग न लेना और किसी भी गतिविधियों में शामिल होने से इनकार करना। तो गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो हम सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू करेंगे। और इस तरह से नवंबर 1920 में जो वहाँ पे विधायी परिषद का चुनाव हो रहा था, तो लोगों को ये लगा कि जब ये आंदोलन होगा तो खींचातानी चलती रहेगी सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में। तो इसलिए आखिरकार 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और ये लगा कि असहयोग कार्यक्रम किस तरह से हम चलाएंगे। इसलिए बच्चों की गांधी जी को सभी के साथ मिलके काम करना था, सभी के सहयोग से काम करना था। तो अब ये आंदोलन की अलग अलग धाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपकी बुक में है। आपको मैं बुक का PDF भेज दूँगी और आप जैसा कि मैंने पहले भी भेजा, और आप बुक को, अगर आपके पास बुक नहीं है, नहीं तो आप बुक भी बच्चों मैंने आपको कहा था कि 9th में पार्ट 1 आपने पढ़ा है, वही सेम बुक NCERT की, और 10th में उसका पार्ट 2 चलेगा। तो हम ये देखते हैं कि असहयोग के भीतर अलग अलग धाराएं क्या है। असहयोग खिलाफत आंदोलन बच्चों 1921 में शुरू हुआ। इसमें जो है हम आपको देखते हैं कि ये जो आंदोलन है ये इसमें बहुत से लोगों ने, विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं, सभी ने स्वराज का आह्वान स्वीकार किया कि हम सबको ये स्वराज चाहिए, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि शहरों में आंदोलन कैसे हुआ। अब ये आंदोलन जो हुआ आपको पूरी लेसन में शहरों में भी हुआ, गाँव में भी हुआ। तो अब हम आपको शहरों में जो आंदोलन चला उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आंदोलन की शुरुआत बच्चों मध्य वर्ग से। अब मध्य वर्ग आप जान रही हैं, आप कई बार पढ़ चुकी हैं। जब 9th में भी पढ़ा तो आपको हमने बताया था कि मध्य वर्ग जो है एक 3 तरह के इसमें होता है। एक निम्न वर्ग जिसमें दास और कृषक आते हैं, एक मध्य वर्ग होता है, और एक उच्च वर्ग होता है जिसमें कुलीन और पादरी वगैरह आते थे। तो जो मध्य वर्ग होता है जिसमें कि व्यापारी और व्यवसायी, बिजनेस करने वाले लोग और पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं बच्चों, इसमें पेशे से वकील या पढ़े लिखे शिक्षक वगैरह रहते हैं। तो जब मध्य वर्ग के साथ की आंदोलन की शुरुआत शुरू हुई थी, बहुत से विद्यार्थियों ने क्या किया बच्चों, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। बहुत से हेडमास्टर और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। बहुत से मद्रास के अलावा से सारे प्रांतों में चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण जो है वो गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था बच्चों कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं जो सिर्फ ब्राह्मण को ही मिलेंगे। इसलिए वहाँ पे उन लोगों ने, उस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया। अब आप आ जाइए कि विदेशी सामानों का जो असहयोग था वो जो किया गया वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। विदेशी सामानों को बहिष्कार तो किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग क्या है बच्चों, जो भी प्रदर्शन या किया जाता है तो किसी भी फैक्ट्री या दुकान, किसी भी चीज़ों के का जो वो है उन सबको बंद करने के लिए कि हम इस
उन सबको बंद कर देंगे, हम इसमें इन चीज़ों का साथ नहीं देंगे। तो बहुत से विदेशी कपड़ा की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच जो विदेशी कपड़ा आता था वो भी आधा रह गया। आयात तो आप जानते हैं बच्चों, आयात जो विदेशी कपड़ा आता था उसको आयात कहते हैं, और जो चीज़ हम भारत से भेजेंगे उसको निर्यात कहते हैं। तो उसकी कीमत जो थी 100, जो आता था सामान उसकी बात कर रहे हैं, 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ हो गई। बहुत सारी चीज़ों में व्यापारियों ने पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब लोग आयातित कपड़े को छोड़कर अब भारतीय कपड़ा पहनने लगे, भारतीय कपड़ों की मिलों में उत्पादन ये जो था वहाँ पे हथकरघों का बढ़ने लगा। कुछ समय तक के बाद से धीरे धीरे ये आंदोलन कम होने लगा, क्योंकि बच्चों जो खादी का कपड़ा बनता था, जो अपना आंतरिक रूप पे हमारे भारत में जो खादी के कपड़े बनते थे वो उन कपड़ों के मुकाबले से बाहर से जो कपड़े आते उनसे महंगे होते थे। गरीब उन्हें खरीद सकते नहीं थे, क्योंकि मिलों के कपड़े का जो ब्रिटिश संस्थानों से भी समस्या पैदा हो गई कि जो भी आते थे वो सामान महंगे होते थे, तो गरीबों के लिए बहुत दिक्कत हो गई। और विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूल की तरफ फिर से जाने लगे। उन लोगों को लगा कि हम जो है फिर से हम अपने स्कूल में जाने लगे, इसलिए कि तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आंदोलन जो है थोड़ा धीमा पड़ने लगा। लेकिन गांधी जी ने इसके लिए जो भी किया आगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इस चैप्टर का जो भी सिलेबस का आगे है वो अगले वीडियो में बताएंगे हम। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।